गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, अपना जो है चैप्टर 4 चल रहा है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म की अपन जो है बात कर रहे थे। इसके लेक्चर 9 में अपन जो है देखेंगे। कल अपन जो बात कर रहे थे बेटा, वो बात कर रहे थे मतलब फियर ऑफ द पीपल्स, के लोगों में किस तरह का जो है डर था, किस तरह का भय था लोगों में। ठीक है, आज अपन जो है वो बात करेंगे किसकी, द वुड कटर ऑफ जावा। ठीक है, द वुड कटर ऑफ जावा। कि जावा के जो वुड कटर्स थे उनकी क्या कंडीशंस थी। ठीक है, तो देखो, द कालंग ऑफ जावा वर ए कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। अब देखो यहाँ पे एक कालंग नामक एक कम्युनिटी थी। कौन सी कम्युनिटी? कालंग कम्युनिटी। ठीक है, कौन सी कम्युनिटी थी? कालंग, ये एक समुदाय था। ठीक है, ये जो कालंग कम्युनिटी थी वो ही वुड कटर थी। ठीक है, ये स्किल्ड थे किसमें? फॉरेस्ट कटर में, जंगलों को काटने में, और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, शिफ्टिंग कल्टीवेशन दोनों में ही ये क्या थे? स्किल्ड थे। दे वर सो वैल्यूएबल देन इन 1755 व्हेन द मार्टरम किंगडम ऑफ जावा स्प्लिट। द 6,000 कालंग फैमिलीज वर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू किंगडम्स। देखो, ये बहुत ज़्यादा जो है वैल्यूएबल थे। कब? 1755 में, जब द मार्टम किंगडम ऑफ जावा स्प्लिट, जब मार्टम किंगडम जो था जावा, उसको जो है स्प्लिट हो चुका था, और लगभग 6,000 कालंग फैमिलीज, 6,000 कालंग लोगों को जो है दो अलग अलग समुदायों में जो है बांट दिया गया था। 3,000 परिवारों को एक समुदाय में भेज दिया गया, 3,000 को जो है अलग भेज दिया गया। मतलब इनको जो है दो अलग अलग समुदायों में जो है वो बांट दिया गया, दो अलग अलग राज्यों में इनको भेज दिया गया। विदाउट देयर एक्सपर्टाइज इट वुड बी डिफिकल्ट, it would have been difficult to harvest teak and for the king to build their palaces. देखो, इनके कौशल के बिना, ठीक है, इनके जो मतलब एक्सपर्टाइज, इनके बिना एक्सपर्टाइज के क्या नहीं हो सकता था? इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन हो रहा था। टू हार्वेस्ट टीक, पेड़ों को काटना बहुत ज़्यादा कठिन था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो क्या थे? स्किल्ड थे, इनके पास तो कौशल था। ठीक है, ये आसानी से पेड़ों को काट सकते थे, लेकिन इनके बिना सब कुछ क्या हो रहा था? इम्पॉसिबल सा हो रहा था। फॉर द किंग टू बिल्ड देयर पैलेसेज, जिसकी वजह से राजा का जो पैलेस था, महल जो था, वो बनाने में क्या हो रही थी? परेशानी हो रही थी। ठीक है, राजा का महल भी जो है वो नहीं बन पा रहा था। राजा का महल किससे बनेगा? लकड़ियों से बनेगा। ठीक है, अब लकड़ियां काटने में कौन सक्षम था? कालंग कम्युनिटी सक्षम थी। ठीक है, अब कालंग कम्युनिटी को दो अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, तो देखो, when the Dutch began to gain control over the forest in 18th century, जब 18वीं शताब्दी में जो है डचों ने पूरी तरीके से किसके ऊपर अधिकार कर लिया था? ये जावा के जो जंगल थे उनके ऊपर जब उन्होंने अधिकार कर लिया था। किसने? डचों ने। मैंने आपको बताया था जावा किसके अधीन था? डचों के अधीन था। ठीक है, तो डचों ने जब यहाँ पे अधिकार कर लिया था, उस वक्त दे ट्राई टू मेक द कालंग अंडर वर्क देम, वो ये कोशिश करते थे कि जो कालंग कम्युनिटी है, कालंग कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी थी? वुड कटर्स थे ये। ठीक है, अब देखो, ये जो कालंग कम्युनिटी है वो उनके साथ काम करे, ऐसा कौन चाहते थे? डच चाहते थे। ठीक है, डच ये चाहते थे कि जो कालंग कम्युनिटी है वो किसके साथ में काम करे? डचों के साथ में जो है वो काम करे। अब देखो, in 1770, the Kalang resisted by attacking Dutch fort at Jona, but the uprising was suppressed. अब देखो, 1770 में, 1770 में कालंग resisted by attacking a Dutch, कालंगों ने जो है प्रतिरोध अपना जताया, किसके माध्यम से? अटैकिंग के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से अपना प्रतिरोध जताया। ठीक है, कहाँ पे? उन्होंने डचों का एक किला था, जोना किला, फोर्ट एट जोना, जोना में एक किला था। ठीक है, उसके ऊपर कालंग कम्युनिटी ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। ठीक है, कालंग कम्युनिटी जो कि यहाँ की वुड कटर कम्युनिटी थी, उसको पहले दो राज्यों में, यहाँ के 6,000 परिवार थे कालंगों के, उनको जो है अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। उसके बाद में देखो फिर क्या हुआ,
कि जो मतलब जावा पर जब डचों का पूरी तरीके से अधिकार हो गया था, तो जो डच थे वो ये चाहते थे कि कालंग कम्युनिटी जो है वो डचों के साथ में काम करे, लेकिन कालंग समुदाय ये नहीं चाहता था कि वो डचों के साथ काम करे। ठीक है, इस वजह से जो उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर किया, फोर्स करने के बाद कालंगों ने उनके ऊपर जो है अटैक किया। ठीक है, लेकिन उस अटैक को जो है क्या कर दिया गया, सप्रेस्ड कर दिया गया, दबा दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, किसकी बात करेंगे अपन, डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की बात करेंगे। ये आपको ध्यान में रहेगा कि जो वुड कटर्स थे जावा के वो कौन सी कम्युनिटी के थे, आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें कालंग कम्युनिटी के थे। ठीक है, अब देखो डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, डचों की जो वैज्ञानिक वानिकी थी उसकी अपन बात करेंगे। इन द 19th century when it became important to control territory and not just people, the Dutch encased forest law in Java restricting villagers access to forest। अब देखो 19th सेंचुरी में जब 19वीं शताब्दी शुरू हो गई थी, व्हेन इट बिकेम इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल टेरिटरी, अब देखो एंड नॉट जस्ट पीपल, जब 19वीं शताब्दी में ये आवश्यक हो चुका था कि टेरिटरी पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नॉट जस्ट पीपल, द डच एनकेस्ड फॉरेस्ट लॉ इन जावा, और लोगों के ऊपर और टेरिटरी के ऊपर जो है जब नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया था, तो इसके बाद में देखो उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है क्या किया, वहाँ पे वन कानून जो है वो लागू कर दिया गया। ठीक है, जब इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे एक डच एनकेस्ड फॉरेस्ट लॉ इन जावा में उन्होंने जो है डचों ने एक फॉरेस्ट लॉ लागू कर दिया गया, रेस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स एक्सेस टू फॉरेस्ट, जिसमें लोगों को, जो वहाँ पे लोग थे उनको जंगलों में जाने से प्रतिबंधित किया गया। Now wood could only be cut for the specified purpose like making river boats or constructing houses, and only from specified forest under close supervision। अब देखो, अब जो है ये कानून बनने के बाद में क्या हो गया कि ना वुड कट ओनली बी कट फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस, मतलब किसी विशेष पर्पज के लिए ही जो है क्या किया जाएगा, इन जंगलों को जो है काटा जाएगा। जैसे कि मेकिंग रिवर बोट्स, जो रिवर बोट्स बनाने के लिए, या कंस्ट्रक्टिंग हाउस, घर बनाने के लिए, एंड ओनली फॉर स्पेसिफाइड फॉरेस्ट अंडर क्लोज सुपरविजन, और जो है क्या किया जाएगा कि इनमें जैसे कि सिर्फ चुने हुए जो जंगल थे वहीं से ही क्या काटी जाएगी, लकड़ी जो है वो काटी जाएगी, और वो भी क्या कड़ी बहुत ज़्यादा जो है किसमें, सुपरविजन का मीनिंग होता है निगरानी में। ठीक है, तो जो लकड़ियाँ जावा के आसपास के रहने वाले विलेजों के जो लोग थे वो सिर्फ किसी कारण वजह से ही जो है वहाँ से लकड़ियाँ काट सकते थे। अब कारण उनके क्या हो सकते हैं, जैसे रिवर के लिए बोट बनाना, ठीक है, रिवर क्रॉस करने के लिए बोट बनाना। दूसरा ये था कि जैसे उनको अपने घर बनाने हैं तो घर के लिए यदि वो लकड़ी काटेंगे वहाँ से, तो वो भी कड़ी निगरानी में वहाँ से जो है लकड़ी काटेंगे। विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल इन यंग स्टैंड्स। जो विलेजर्स थे वो क्या किए जाते थे, पनिश किए जा रहे थे। जो पनिश किए जा रहे थे, किस बात के लिए पनिश किए जा रहे थे, ग्रेजिंग कैटल्स इन यंग स्टैंड्स, जो मतलब अपने पशुओं को चराने के लिए, ठीक है, क्या किए जा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा पनिश किए जा रहे थे। ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट ए परमिट, बिना परमिशन के मतलब जो है वुड ट्रांसपोर्ट करना, इसके लिए भी, और ट्रेवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड विद हॉर्स कार्ट्स और कैटल। अब देखो, जो घोड़ों की बनी हुई जो गाड़ियाँ थी, ठीक है, घोड़ा गाड़ी जो बनी हुई थी, उससे यदि वो जंगल के रास्ते होकर जा रहे हैं तो भी उन्हें क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए उनको क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था। एज इन इंडिया, जैसे कि इंडिया में द नीड टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर शेल्फ बिल्डिंग एंड रेलवे लेड टू द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ए फॉरेस्ट सर्विसेज। अब देखो, जैसे कि इंडिया में हुआ, किस बात के लिए, नीड टू मैनेज, ये मैनेज करने की आवश्यकता हुई द फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग, जहाज बनाने के लिए या रेलवे बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या किया गया,
जो है क्या इंट्रोड्यूसिंग फॉरेस्ट सर्विसेज, उसके लिए कौन सी सेवाएं स्थापित की गई, मतलब जो फॉरेस्ट सर्विसेज थी वो स्थापित की गई थी। ठीक है, मतलब जब उन्हें शिप बिल्डिंग और रेलवे के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी तो उस वक्त उन्होंने फिर क्या किया, ये क्या स्टार्ट कर दिया, फॉरेस्ट सर्विसेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। इसके बाद में देखो इन 1882 2,80,000 स्लीपर्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा अलोन। अकेले जावा से लगभग कितने स्लीपर्स जो है एक्सपोर्ट किए गए, 2,80,000, 2,80,000 स्लीपर जो है ओनली एक साल में। इतने स्लीपर कहाँ से एक्सपोर्ट किए गए, जावा से एक्सपोर्ट किए गए। ठीक है, अब देखो हावेयर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्रीज, ट्रांसपोर्ट द लोग्स एंड प्रिपेयर द स्लीपर्स। अब देखो हालांकि जो है ऑल दिस रिक्वायर्ड, इन सब के लिए जो है किस चीज़ की जरूरत, रिक्वायर्ड लेबर, इन सब के लिए जो है लेबर की जरूरत थी। टू कट द ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए भी, ट्रांसपोर्ट द लोग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी, ठीक है, और प्रिपेयर द स्लीपर्स, और स्लीपर बनाने के लिए, सभी के लिए किस चीज़ की आवश्यकता थी, लेबर की आवश्यकता थी, श्रमिकों की आवश्यकता थी। द डच first imposed rents on land being cultivated in the forest and then extirpated some village from these rents if they worked cultivately in provide free labors. अब देखो and buffaloes for cutting and transporting timbers. अब देखो डचों ने पहली बार जो है फर्स्ट इम्पोज्ड रेंट ऑन द लैंड, डचों ने क्या किया कि जो जमीन किसानों के पास जो थी उसके ऊपर रेंट लगाना चालू कर दिया। जो जमीन किसानों के पास थी उसके ऊपर रेंट इम्पोज कर दिया गया। अब देखो फिर क्या हुआ, फ्रॉम दीज रेंट्स दे वर्कड, देखो लैंड बीइंग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट, कोई भी यदि फॉरेस्टों में खेती कर रहा था तो उसके ऊपर रेंट लगा दिया गया उस खेती पर। देन एक्सटेम्पेटेड का मतलब ये हो गया कुछ गाँव को जो है रियायत दी गई। फ्रॉम दीज रेंट्स, इन ये जो रेंट थे इनसे कुछ रियायत दी गई। रेंट का मीन अपन रेवेन्यू से भी लेते हैं, रेवेन्यू का मतलब राजस्व, ठीक है, लगान जिसको आप बोलते हो। लगान किसके ऊपर ली जाती है, जो किसान खेती करते हैं उस खेती पर खेती करने के बदले में उसका रेंट लिया जाता है, उसे राजस्व बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो रेंट लिया गया इसमें कुछ जो गांव थे उनको रियायत दी गई, कौन से शर्त पर, इफ यदि दे वर्कड कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर, यदि वो जो हैं बिना किसी वेतन के जो है लेबर प्रोवाइड करवाएंगे। लेबर का मतलब ये हो गया कि डचों के साथ में या डचों का जो है वो काम फ्री में करेंगे, उसकी कोई वो तनख्वाह नहीं लेंगे, जैसे पेड़ काटने की कोई तनख्वाह नहीं लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए कोई तनख्वाह नहीं लेंगे। ठीक है, अभी आपको बताया कि लेबर की रिक्वायरमेंट थी पेड़ों को काटने के लिए भी, ट्रांसपोर्ट के लिए भी और स्लीपर बनाने के लिए, तीनों ही चीजों के लिए किसकी आवश्यकता थी, लेबर की आवश्यकता थी। अब लेबर कहाँ से मिली इतनी, ठीक है, तो लेबर के लिए उन्होंने क्या किया, पहले जो जमीनें थी उनके ऊपर क्या लगा दिया, कर लगा दिया। अब जैसे कर लगाया उन जमीनों के ऊपर तो लोग जो है कर के बोझ के नीचे दबने लगे। फिर क्या किया इन्होंने, कुछ गाँव को रियायत दे दी, क्या कह के कि आप हमारे साथ फ्री में काम करो, ठीक है, फ्री में काम करो तो हम आपसे कर नहीं लेंगे। इस वजह से किसान मजबूर होकर क्या करने लगे, उनके साथ फ्री में काम करने लगे। ठीक है, अब देखो एंड बफेलोज फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर, और अपनी भैंसों को भी लेके आओ, किस बात के लिए, पेड़ काटने के लिए और ढोने के लिए। जो कटी हुई जो लकड़ियां थी उनको ढोने के लिए, ठीक है, भैंस के ऊपर पीछे गाड़ी लाद कर फिर गाड़ी में जो है वो लकड़ियां लाद कर ले जाने का काम फ्री में करो। ठीक है, ऐसा किसने कहा, डचों ने कहा। किससे कहा, जावा के जो किसान थे उनको कहा। ठीक है, अब देखो दिस वॉज नो एज द ब्लेंडोगिस्टन सिस्टम। ठीक है, इसको क्या कहा गया, ब्लेंडोगिस्टन, सॉरी इसका थोड़ा नाम बड़ा है इस वजह से बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ब्लेंडोगिस्टन।
ठीक है, ब्लेंड ऑफ डी आइंस्टाइन इसको जो है वो कहा गया। ठीक है, अब आपसे यही पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेंड ऑफ डी आइंस्टाइन सिस्टम। ठीक है, ब्लेंड ऑफ डी आइंस्टाइन सिस्टम को जो है वो क्या कहा गया, ठीक, या ब्लेंड ऑफ डी आइंस्टाइन जो सिस्टम है उसे क्या कहा गया। ठीक है, तो देखो कौन सा सिस्टम को ब्लेंड ऑफ डी आइंस्टाइन सिस्टम कहा गया, जिसमें द विलेज which were experimented exempted the rent on land with a condition that worked collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber। ठीक है, तो देखो ब्लेंड ऑफ डी आइंस्टाइन सिस्टम जो था उसमें क्या था कि द विलेज विच वर एक्सपेंडेड द रेंट ऑफ लैंड, जो लैंड पर जो रेंट लगाया गया था, ठीक है, उस रेंट को क्या कर दिया गया, एक्सपेंडेड कर दिया गया, उसको हटा दिया गया विद ए कंडीशन, एक शर्त के साथ में, दैट कि दे वर्कड कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर, कि वो जो है कलेक्टिवली क्या करेंगे, लेबर प्रोवाइड करवाएंगे, सामूहिक रूप से जो है लेबर का कार्य करेंगे, एंड बफेलोज फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर, और अपनी जो है भैंसे भी साथ में लेकर आएंगे, किस बात के लिए, कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर्स, जो लकड़ियां हैं कटी हुई लकड़ियां उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है किसको लेकर आएंगे, अपनी भैंसों का भी जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, इसी सिस्टम को ब्लेंड ऑफ डी आइंस्टाइन सिस्टम जो है वो कहा गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखो लेटर इंस्टेड ऑफ रेंट एक्सपेंडेशंस फॉरेस्ट विलेज वर गिवन स्मॉल वेजेस। अब देखो उसके बाद में जो है रेंट एक्सपेंडेशंस के बजाय जो है गांव वालों को क्या दिया जाने लगा, थोड़ी बहुत जो है मजदूरी दी जाने लगी, बट देयर राइट टू कल्टीवेट फॉरेस्ट लैंड वाज रेस्ट्रिक्टेड। अब देखो उनको जो है कुछ मजदूरी दी जाने लगी थी, लेकिन उसके बाद में भी जो है क्या होने लगा, लेकिन उनके जो राइट थे कल्टीवेशंस के उसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, मतलब प्रतिबंधित जो है वो कर दिया गया। ठीक है, मतलब उन्हें अभी भी जो है अपनी जमीन पर जो है खेती करने का कोई अधिकार जो है वो नहीं था। इसके बाद देखो सामीन्स चैलेंज, सामीन्स की जो चुनौतियां थी वो कौन कौन सी थी वो अपन देखते हैं। सामीन कौन था, पहले तो ये देखेंगे कि सामीन कौन था और सामीन के सामने चुनौतियां क्या क्या थी वो अपन देखेंगे। सिस्टम का नाम आपको ध्यान में होगा, ब्लेंड ऑफ डी आइंस्टाइन। ठीक है, थोड़ा नाम बड़ा था इस वजह से बोलने में नहीं आया। देखो
सामीन्स चैलेंज। अब देखो सामीन कौन था यहाँ पर और उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी। देखो तो सामीन के सामने क्या क्या चुनौतियां थी वो देखेंगे अब। अराउंड 1819 मतलब 1890 के आसपास जो है सुरोनटिको सामीन ऑफ द रंधबुतंग विलेज, ए टिक फॉरेस्ट विलेज, बिगेन क्वेश्चनिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। अब देखो रांदुबलातुंग एक गांव था, ठीक है, वहां से कौन था, एक सुरोनटिको सामीन था, ठीक है, सुरोनटिको सामीन ये व्यक्ति का नाम है किसी का, और उसके गांव का नाम क्या है, रांदुबलातुंग, ठीक है। रांदुबलातुंग एक गांव था। ए टीक फॉरेस्ट विलेज, यहाँ पे क्या था, एक टीक फॉरेस्ट विलेज था। ये जो विलेज था वो कौन सा विलेज था, टीक फॉरेस्ट विलेज था। बिगेन क्वेश्चनिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट, वहाँ पे जो है बिगेन क्वेश्चनिंग जो है वो शुरू हो गई स्टेट ऑनरशिप से, मतलब राज्य की सरकारों से जो है वहाँ पे क्या शुरू हो गया, जो है वो आसपास के जो सागौन के जो जंगल थे, जंगलों में स्थित, ठीक है, उनमें रांदुबलातुंग गांव के निवासी थे। उन्होंने जंगलों के राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना क्या कर दिया, प्रारंभ जो है क्या कर दिया, शुरू कर दिया। मतलब कि यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट है, रांदुबलातुंग विलेज के जो फॉरेस्ट है, उनके ऊपर मालिकाना हक किसका है, ठीक है। इस चीज पर उन्होंने सवाल खड़े किए, किसने, मतलब सुरोनटिको जो सामीन थे उसने, कि ये जो यहाँ के जो जंगल हैं, ये यहाँ पे इसकी ओनरशिप है वो किसकी है, ठीक है। तो देखो he argued that the state had not created the wind, water, earth and wood, so it could not own it। अब देखो उसका ये कहना था, उसने ये कहा कि यहाँ पे जो यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, हैड नॉट क्रिएटेड द विंड, उसने हवा को नहीं बनाया है, उसने पानी को भी नहीं बनाया है, उसने अर्थ को भी नहीं बनाया है, और उसने वुड को भी नहीं बनाया है। मतलब कहने का मतलब ये था उसका कि हवा, पानी, लकड़ी जो है वो सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई है, सरकार द्वारा क्रिएट नहीं की गई है, तो फिर सरकार का इसके ऊपर अधिकार कैसे हुआ, ठीक है। तो ऐसा किसने कहा, ऐसा सुरोनटिको जो सामीन था उसने कहा। सो इट कुड नॉट ऑन इट, इस वजह से उनका कोई इस पर अधिकार नहीं है। सून ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप्ड, धीरे धीरे जो है ये मूवमेंट क्या हो गया, फैल गया। amongst those who helped organize it were सामीन सन्स इन लॉ। देखो इसमें जो है इन सब में उनकी जो सहायता करने के लिए सामीन का सन इन लॉ भी था, ठीक है। बाय 1907 तक 3000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हिज आइडिया, लगभग 3000 परिवार जो है उसके आइडिया से क्या थे, सहमत थे, उसके विचारों से सहमत थे। सम ऑफ सामिनिस्ट protested by laying down on their land when the Dutch come to survey it, while others refused to pay taxes or fines to perform labor। अब देखो 3000 परिवार सामीन के विचारों को फॉलो करने लगे, विचारों को मानने लगे। इस वजह से जो है कुछ सामीन के जो सामिनिस्ट जो थे, सामिनिस्ट का मतलब सामीन की विचारधारा से जो लोग प्रभावित थे, वो क्या करते थे, प्रोटेस्टेड, अपने जंगलों की सुरक्षा करते थे। किस तरह से, बाय लेइंग डाउन ऑन देयर लैंड, अपनी जमीन पर लेट जाते थे, ठीक है। कब, देन व्हेन डच केम टू सर्वे इट, जब डच यहाँ पर सर्वे करने आते थे तो वो अपनी जमीनों पर क्या हो जाते थे, लेट जाते थे, ठीक है। डच जब उनकी जमीनों का सर्वे करने के लिए जाते थे, वो अपनी जमीनों पर लेट जाते थे। कुछ तो इस तरह से विरोध करते थे और कुछ किस तरह से विरोध करते थे, वाइल अदर, जबकि अदर जो थे वो क्या कर रहे थे, रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, लेकिन कुछ एक ने क्या किया, टैक्स पे करने से मना कर दिया। दूसरे और फाइन जो भी थे उनको देने से मना कर दिया, या फिर परफॉर्म लेबर, या फिर श्रम करने से। अभी आपको मैंने बताया था ब्लैंड डॉग डिएस्टेन जो सिस्टम था उसमें क्या था कि लोगों को फ्री, मतलब जो है डचों को फ्री लेबर मिल रही थी लोगों के द्वारा, ठीक है। तो अब लोगों ने वो फ्री लेबर जो देना बंद कर दिया था, ठीक है। अब देखो इसके बाद में वॉर एंड डिफोरेशंस। अब देखो युद्ध हुआ और डिफोरेशंस जो है वो किस तरह से हुआ, ठीक है। तो देखेंगे अब, द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था, ध्यान में रखने की चीज है।
फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक रहा था, ठीक है। तो दोनों ही वर्ल्ड वारों का जो है प्रभाव था वो किसके ऊपर रहा, जंगलों के ऊपर पड़ा। इन इंडिया, भारत में वर्किंग प्लान्स वर एबडोनेड at this time and the forest department cut trees free to meet British war needs। अब देखो इंडिया में तो इसका इतना प्रभाव था कि यहाँ पे जो भी वर्किंग जो प्लान्स थे उनको तो क्या कर दिया गया, एबेंडोन कर दिया गया। एबेंडोन का मीन ये होता है कि उनको तो बंदी कर दिया गया, ठीक है, उनको रोक दिया गया। इस टाइम पर इंडिया में जितने भी वर्किंग प्लान्स जो चल रहे थे सब प्लान्स को तो बंद कर दिया गया और उनका काम क्या बाकी रह गया था। एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या शुरू कर दिया, कट ट्री फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स। ब्रिटिशर्स को जितनी भी युद्ध में जितनी लकड़ियों की आवश्यकता थी, ठीक है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में लग गया। वन विभाग, भारत का जो विकास हो रहा था, भारत के में वर्किंग प्लान जो चल रहे थे उन सबको तो स्टॉप कर दिया उसने, और उसने अपना ध्यान किस ओर लगाया, ब्रिटिशर्स की तरफ लगाया कि कहीं ब्रिटिशर्स को जो है लकड़ियों की कमी ना आ जाए, ठीक है। तो वो जो है धड़ाधड़ क्या करने लगा, पेड़ काटने लगा। इन जावा में भी देखो क्या हुआ, जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रेंच, जब जापानियों ने वहां पर अधिकार किया उससे पहले क्या हुआ, देखो, द डच फॉलोड ए स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। इन्होंने जो है स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई, डिस्ट्रॉयड स्वामिल्स एंड द बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ गेंटिक लोक्स सो दैट दे वुड नॉट फॉल इनटू जापानीज हैंड्स। अब देखो इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी डचों ने, ठीक है, कौन सी थी, डच फॉलोड ए स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, ठीक है। तो देखो जलाओ और भागो की ये पॉलिसी यहाँ पे इन्होंने अपनाई थी। उसमें क्या क्या था, डिस्ट्रॉय स्वामिल्स, ये जो आरा मशीनें जो थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, एंड बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ गेंटिक, और जो मतलब बहुत बड़े बड़े जो मतलब लट्ठे थे किसके, ये टीक के, गेंटिक के जो बड़े बड़े लट्ठे थे उनको क्या कर दिया गया, जला दिया गया। क्यों जला दिया गया उनको, कि दे वुड नॉट फॉल इनटू जापानीज हैंड, कि वो कहीं जापानियों के हाथ में ना लग जाए, ठीक है। जो डच थे उन्होंने पहले लकड़ियां काटी और बहुत बड़े बड़े गोदाम भर लिए। अब यहाँ पे जापान का अटैक हो गया जावा पर, ठीक है, जावा पर किसका अटैक हो गया, जापान का अटैक हो गया। अब जब जापान का अटैक हुआ तो उस वक्त ये जो डच थे उन्होंने ये सोचा कि हमारे जो लकड़ी के जो बड़े बड़े गोदाम हैं वो अब किसके हाथ लग जाएंगे, जापानियों के हाथ लग जाएंगे। इस वजह से जैसे ही जापान इस क्षेत्र पर अधिकार करता उससे पहले डचों ने क्या किया कि यहाँ पे जितनी आराम मशीनें वगैरह थी उनको आग लगा दी। दूसरी चीज यहाँ पे जितने भी लट्ठे वगैरह का जो गोदाम था उसको भी जो है आग लगा दी, ताकि ये जो गोदाम है वो किसके हाथ ना लग जाए, जापानियों के हाथ ना लग जाए, ठीक है। अब देखो फिर क्या हुआ, इस वजह से भी फॉरेस्टों का बहुत नुकसान हुआ। क्यों, क्योंकि अब जापानियों के पास में क्या चारा बचेगा कि वापस से वो पेड़ों को कटवाएंगे, ठीक है, अपनी लकड़ी की आपूर्ति करने के लिए वापस जापान क्या करेगा, पेड़ कटवाएगा। अब देखो the Japanese then exploited the forest recklessly for their own war industries, forcing forest villagers to cut down forest। जापानी जो थे, ठीक है, रेकलेसली उन्होंने जो है पेड़ों का शोषण जो है या पेड़ काटने जो है शुरू कर दिए। क्यों, क्योंकि अपनी जो वॉर इंडस्ट्रीज थी, अपनी उनकी आवश्यकताएं थी कि जो वॉर इंडस्ट्रीज थी उनको लकड़ी की सप्लाई करने के लिए, ठीक है। फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजर्स, उन्होंने जापानियों ने जो फॉरेस्ट विलेजर थे उनके ऊपर उन्होंने फोर्स किया टू कट ट्रीज, जो मतलब जो पेड़ काटने के लिए या जंगलों को काटने के लिए उन्होंने जंगलों में जो रहने वाले लोग थे उनको क्या किया, उनके ऊपर दबाव बनाया, ठीक है। Many villagers used this opportunity to expand cultivation in the forest। बहुत सारे के विलेजर्स जो थे use this opportunity, उन्होंने ये जो अपॉर्चुनिटी मिली expand cultivation in the forest, जंगलों में खेती करने की भी जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। आफ्टर द वार, युद्ध के बाद में क्या हुआ, इट वॉज डिफिकल्ट
ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था फॉर द इंडोनेशिया के लिए फॉरेस्ट सर्विसेज टू गेट दिस लैंड बैक, कि यहाँ पे जो है फॉरेस्ट सर्विसेज जो हैं वो क्या हो जाए, लैंड बैक हो जाए। ठीक है, अब देखो मतलब ये था कि जो मतलब वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना बहुत ज़्यादा क्या था, कठिन था। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो गांव वाले थे उन्होंने जब मतलब जापानियों ने पेड़ वहाँ पे बहुत धड़ाधड़ तरीके से पेड़ कटवा दिए। अब जैसे ही पेड़ कटवाए जंगल के जंगल खाली हो गए थे। अब जंगल के जंगल खाली हुए तो बहुत सारे के लोगों ने वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया, खेती करने लगे। अब इंडोनेशिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि जो वन क्षेत्र था वो लोगों से वापस छीन लिया जाए। ठीक है, जब जापानियों ने वहाँ पे धड़ाधड़ पेड़ कटवा दिए तो जंगल के जंगल खाली हो गए। जब जंगल के जंगल खाली हुए तो लोग वहाँ पर खेती करने लगे। अब इंडोनेशिया के लिए सबसे ज़्यादा टिपिकल वर्क क्या रह गया था कि जिस फॉरेस्ट एरिया में लोगों ने अधिकार कर लिया है, अब उस अधिकार को छुड़ाना क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा जो है टिपिकल हो रहा था। अब देखो इसके बाद में देखो कहाँ है, अब देखो एज इन इंडिया जैसे कि इंडिया में पीपल्स नीड फॉर एग्रीकल्चर लैंड, पीपल्स को किसकी आवश्यकता थी, एग्रीकल्चर लैंड की, हैज़ ब्रॉट देम इनटू द कन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स डिजायर टू कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम इट। अब देखो जिस तरह से इंडिया में हुआ कि लोगों को किसकी जरूरत थी, एग्रीकल्चर लैंड की जरूरत थी, हैड ब्रॉट देम इनटू कन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट, कि जैसे जहाँ भी खेती योग्य जो भूमि प्राप्ति के लिए लोगों की चाह थी और जमीन को नियंत्रित करने के तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच में जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट हुए, मतलब जो विद्रोह हुए, जैसे अपन ने देखा था कि गुंडाधूर का विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे भी अब क्या हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे। अब देखो न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री, जो फॉरेस्ट्री में जो नए जो डेवलपमेंट हुए, नया जो विकास हुआ वो देखो क्या था। सिंस द 1980 की बात है, गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका हैव बिगन टू सी दिस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब देखो 1980 के पास में जो गवर्नमेंट थी अक्रॉस एशिया के आसपास एंड अफ्रीका, बिगन टू सी द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, उन्होंने जो है वैज्ञानिक वानिकी जो है वो शुरू करवाई, एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटीज, और जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज है उनको रखने की जो पॉलिसीज थी, ठीक है, या उनके संरक्षण की जो पॉलिसीज थी अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी कन्फ्लिक्ट्स। अब देखो वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते क्या हो रहे थे, बार बार जो है वो टकराव हो रहे थे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में मतलब एशिया और अफ्रीका के लोग जो हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वहाँ पे स्टार्ट करना चाहते थे। इस वजह से उनकी जो पॉलिसी थी इसकी वजह से बहुत सारे के जो कम्युनिटीज़ थी और जो मतलब गवर्नमेंट थी उनके बीच में बार बार जो है बीच में टकराव हो रहे थे। कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट रेदर देन द कलेक्टिंग टिम्बर हैज़ बिकम ए मोर इम्पोर्टेंट गोल। कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट उनका जो गोल था संरक्षण का न होकर किस चीज़ का था, कलेक्टिंग टिम्बर्स हैज़ बिकम ए मोर इम्पोर्टेंट गोल। उनका जो इम्पोर्टेंट गोल था वो क्या बन गया था, लकड़ी इकट्ठी करने का। ठीक है, मतलब वन विभाग ने जो कानून लगाए वो कानून ये थे कि वहाँ से लकड़ी इकट्ठा करना है, उनके कानून इसलिए नहीं थे कि वहाँ पे संरक्षण करना है। ठीक है, तो देखो the government has recognized that in order to meet this goal, the government has recognized that in order to meet this goal, इस गोल को प्राप्त करने के लिए the people who live near the forest, जो लोग जंगलों के आसपास रहते थे, must be involved, उनको भी जो इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। in many cases, बहुत सारे के केसों में across इंडिया में द फ्रॉम मिजोरम टू केरला, मिजोरम से केरला, डेंस फॉरेस्ट हैज सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज विलेज प्रोटेस्टेड देम इन द सेक्रेड ग्रोव्स नो एज सरनाम, देवराकुडू, कान, राई इटीसी। अब देखो बहुत सारे के ऐसे जो केस हैं जिनमें क्या हुआ,
जैसे कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देखो मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान के हर कहीं घने जो जंगल थे सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने जो नाम जैसे कि सरना, देवराकुड़ा, कानरा इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी क्या कर दी, रक्षा जो है वो की थी। मतलब बहुत सारे के इनके जो पवित्र नाम रखे, इनको पवित्र माना, जैसे इनको नाम दिया देवराकुडू, सरना, कान राई, ये जो इनके द्वारा जो है दिए हुए नाम थे। और इनको क्या नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया जैसे देवराकुडू, देवराकुडू क्या एक पवित्र नाम है, ठीक है। तो जंगलों को अब क्या मानने लगे, ये पवित्र मानने लगे। इसी की वजह से मिजोरम से लेकर केरल तक के जो घने वन हैं वो क्या हो पाए, बच पाए हैं, ठीक है। सम विलेज हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ऑन फॉरेस्ट, जो कुछ विलेज थे वो अपने अपने जो फॉरेस्ट हैं उनकी पेट्रोलिंग खुद करते थे, रक्षा खुद कर रहे थे, ठीक है। विद ईच हाउस होल्ड टेकिंग इन 8 टर्न्स, प्रत्येक परिवार का जो है एक दिन क्या होता था, नंबर होता था। जैसे मान लो वहाँ पे अगर 30 परिवार हैं तो 30 का एक एक दिन करके नंबर आ जाता था। नेक्स्ट अगले मंथ से जो है सबका वापस से जो है नंबर आ जाता था। इस तरह से जो है सर्व अपने मतलब जो है नंबर से क्या रखते थे, जंगलों का ध्यान रखते थे। इसके बाद में देखो इंस्टेड ऑफ लिविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड, वो अपने यहाँ पे जंगलों में फॉरेस्ट गार्ड जो है वो नहीं रखते थे, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड रखने की बजाय वो अपने जंगलों की सुरक्षा जो है स्वयं करते थे। और प्रत्येक हाउस होल्ड का जो है एक दिन क्या होता था, नंबर होता था। बारी बारी से लोग जो है जंगलों की देखभाल करते थे। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटलिस्ट टुडे आर थिंकिंग टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज, वहाँ की जो लोकल फॉरेस्ट समुदाय हैं, ठीक है, फॉरेस्ट समुदाय जो हैं, एंड एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वहाँ के पर्यावरणविद जो हैं, लोकल की बात हो रही है। टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वो जो है उनकी सोच और यहाँ का जो वर्तमान का जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उनकी थिंकिंग क्या है, अलग अलग है। उनका सोचने का तरीका अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है, ठीक है। इस तरह से जो है ये अपना चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा। अब अपन जो है ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है नेक्स्ट चैप्टर की जो है बात करेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड लक।